आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के बड़े दावे की। दावा संसद में सीटें बढ़ाकर 1000 करने का है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू परियोजना के तहत निर्माण कार्य के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बड़ा दावा किया है। तिवारी ने ट्वीट कर दावा किया है कि मुझे संसदीय सहयोगियों की ओर से सूचित किया गया है कि साल 2024 से पहले लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 1000 या फिर ज्यादा करने का प्रस्ताव है। 1000 सीटों वाले नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ऐसा किए जाने से पहले गंभीर सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए। एक दूसरे ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा है कि यदि लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 1000 करने का प्रस्ताव है तो इसके निहितार्थ होंगे। तिवारी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने भी मनीष तिवारी का समर्थन किया और कहा कि इस मसले पर सार्वजनिक बहस की दरकार है। भारत जैसे बड़े देश को अधिक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की जरूरत है, लेकिन अगर ये वृद्धि जनसंख्या के आधार पर होती है, इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा, जो मंजूर नहीं होगा। कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि यह भी देखना होगा कि प्रस्ताव या विचार में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण शामिल है या फिर नहीं। यह अच्छा कदम है, लेकिन 1000 या इससे अधिक सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी पिछले 2 दशक से प्रयासरत है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में नया संसद भवन, एक संयुक्त केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास भी शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनरुद्धार भी शामिल है। संविधान के मुताबिक लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें राज्यों में 530 और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 सदस्यों का चयन किया जाता है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इससे पहले 16 दिसंबर 2019 को परिसीमन के माध्यम से लोकसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 1000 करने की वकालत की थी। मुखर्जी ने कहा था कि संसद के निचले सदन में सीटों की पिछली बढ़ोतरी 1977 में हुई थी, जब देश की जनसंख्या 55 करोड़ थी। मनीष तिवारी किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, ये एक अलग मसला है, लेकिन अगर सरकार का ऐसा प्रस्ताव है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पर सार्वजनिक बहस होगी? क्या सीटें बढ़ाने की जरूरत है? क्या महिलाओं के 1/3 आरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा? सीटें बढ़ाने का आधार क्या होगा? सीटें बढ़ाने के क्या फायदे होंगे? करेंगे इन मुद्दों पर चर्चा। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। सूर्य मैथिल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। साथ ही शकील अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है कांग्रेस के। और पीएम त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा पीएम त्रिपाठी जी आपसे है। सर, क्या ऐसा संभव है कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाए और बिना चर्चा के उसे पास कराया जाए? ये संभव है क्या? हेलो, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? जी त्रिपाठी जी आपसे ही है। नहीं, ये बिल्कुल संभव तो है, लेकिन बिना चर्चा कराए नहीं। देखिए, ऐसा है, जितने भी दुनिया भर में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश हैं, वहाँ जनसंख्या के आधार पर उनकी केंद्रीय संसद में सीटें आवंटित की जाती हैं। अब जब हम लोग 140 करोड़ की जनसंख्या के आसपास पहुंच रहे हैं, 543 की संख्या बहुत कम है। और आमतौर पर होना ये चाहिए था कि प्रति 5 लाख की आबादी पर एक सांसद को चुना जाना चाहिए, जो अभी फिलहाल 8 से 10 लाख की आबादी पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी हम में से बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि हमारे क्षेत्र के लोकसभा सीट से कौन सदस्य हैं जो चुन करके गए। तो ये करना बहुत आवश्यक भी है, और इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, जब 2010 की जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे, जो 2011 में आए थे। इस बार कोरोना महामारी के कारण
क्योंकि जनगणना के आंकड़े भी उसमें भी देरी हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये विचार तो बहुत अच्छा है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सीटें बढ़ाई जाएं, विशेषकर लोकसभा में प्रति 5 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जोड़ी जाए। देखिए, उसके पीछे एक फार्मूला काम करता है जी। ग्राम पंचायत से लेकर के ये राष्ट्रीय पंचायत है, लोकसभा और राज्यसभा तक का जो ये फार्मूला है वो ये है कि अगर ग्राम सभा में अप टू 1000 तक वोटर होंगे तो ग्राम पंचायत में 9, 1000 से ऊपर और 2000 से कम अगर वोटर होंगे तो उसके ऊपर 11 सीटें। इसी तरह से अगर 2000 से ज्यादा लेकिन 3000 से कम वोटर होंगे तो 13 सीटें, और अगर 3000 से ज्यादा कुछ भी संख्या होगी तो 15 सीटें ये हो गई ग्राम पंचायत। जी। उसके बाद ब्लॉक पंचायत आती है। ब्लॉक पंचायत में प्रति 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उसके बाद आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत में प्रति 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। जिला पंचायत और विधानसभा ये कोटर्मिनस होती हैं। तो ये संभव है। चलिए त्रिपाठी जी, इसको भी हम तफसील से आपसे समझते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले स्पष्टीकरण मांग लेते हैं सूर्य जी से। सूर्य जी, क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आने वाला है क्या? देखिए नेहा जी, देश के अंदर जो संसद बनने जा रही है उसके अंदर 888 लोकसभा के जो है सांसदों की सीटें होंगी और राज्यसभा के लिए 384 सीटों का प्रावधान है इस समय में, जो वर्तमान में सेंट्रल विस्टा प्रेजेंट है। टोटल 1272 सीटें। अब रही बात जहां तक नए परिसीमन की या नई संसदीय सीटों की गणना की, तो देश के अंदर ये दुर्भाग्य रहा है देश का कि देश की आबादी को पूर्ण प्रतिनिधित्व कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं। अब देखिए 1971 की जनसंख्या के आधार पर तो सीटें तय हुई और लास्ट में जो 1977 के बाद आज तक देश की आबादी डबल दुगने से भी ज्यादा हो गई। सर, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो सवाल नहीं है मेरा। सवाल ये है कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आने वाला है क्या? इसमें स्पष्टीकरण दीजिए ना सूर्य जी। देखिए ऐसा है, ऐसा तो अभी विषय जो है जनसंख्या जनगणना हो रही है और उससे पहले भी जो अभी तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ऐसा कोई मेरी तो जानकारी में है नहीं कि ऐसा कोई अभी प्रस्ताव आने जा रहा है। यदि प्रस्ताव आएगा तो वो पहले लोकसभा में आएगा, उस पर चर्चा होगी। जिस प्रकार से कृषि कानून आया, 3 तलाक बिल आया, उस पर पूर्णतः विपक्ष को मौका दिया जाएगा चर्चा करने का, अपनी बात रखने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक मूल्यों का पूरा सम्मान करती है। फिर वो लोकसभा के बाद ठीक है शकील जी, सूर्य जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मनीष तिवारी को कहां से पता चल गया कि हाँ भाई इस तरह का कोई प्रस्ताव आने वाला है? देखिए सूर्य जी को जानकारी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार की जानकारी सिर्फ 2 आदमी को होती है, तीसरे चौथे पांचवें 10वें को तो होती नहीं है। इसलिए इनको नहीं जानकारी है तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आज के दिन में जिस तरह से जरूरी आवश्यक नहीं था उसको ये पूरा कर रहे हैं। कोरोना के दौर में, कोरोना में इंसान की जानें जाती रही, उसकी कोई चिंता नहीं रही। ऑक्सीजन से जान जाती रही, उसकी कोई चिंता नहीं रही। नौजवानों की नौकरी खत्म हो गई, उसकी कोई चिंता नहीं। हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। स्कूल कॉलेज आज तक बंद है, इसकी कोई चिंता नहीं। इनको सेंट्रल विस्टा की चिंता थी। और नहीं दीजिएगा, लेकिन बीच में दीजिएगा तो फिर हम इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, रखिए अपनी बात। तो इनको कोई चिंता नहीं होती है। और अभी बहुत ही महज़हका खेज बात इन्होंने किया कि जिस तरह से प्रस्ताव आएगा तो चर्चा होगी, जैसे किसानों की है। तो ठीक तो ये कह रहे हैं कि किसान बिल रातों रात पास कर दिए गए, गिनती भी नहीं थी राज्यसभा में। ये इनकी क्या कहता है, गिनती गिने बिना इनके डिप्टी चेयरमैन ने इसको पारित कर दिया था। तो ये तो स्थिति इनकी है। इसीलिए संदेह, और जिस तरह सेंट्रल विस्टा में ये बढ़ाने का प्रोविजन रखा है इन्होंने सीटों को, ठीक है, अच्छा बात है। अगर बन रहा है तो फ्यूचर के लिए तो वो बड़ा बनना ही चाहिए। लेकिन ये कब इसका कानून बना देंगे, क्या कर देंगे, कैसे सीट बढ़ा देंगे, इस कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कि आज तो प्रजातंत्र है नहीं, डिबेट तो होती नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों पर दिन जहां 4-4 दिन 5-5 दिन डिबेट हुआ करती थी, 1 घंटे भी डिबेट ही नहीं कराते हैं। और अपनी
जो मेजोरिटी है, ठीक है, मेजोरिटी का ध्वज जमा ठीक कर है शकील ये जी, बिलों को शकील जी ठीक है। नाजायज सूर्य जी तरीके से क्या पारित वजह है कर रहे हैं। सर? विपक्ष लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है और मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष है तो सवाल भी उठाएगा और लगातार अपने मुद्दों को उठाएगा और कहीं आपत्ति होगी तो सरकार को चेताएगा भी। क्या सरकार को ये मंजूर नहीं है क्या कि विपक्ष आवाज उठाए? क्यों नहीं बहस करवाई जाती? धन्यवाद नेहा जी। मेरा निवेदन है, जितना समय आपने शकील अंसारी जी को दिया है उतना ही समय मुझे रखिए सर, रखिए बात, रखिए अपनी बात। धन्यवाद। देखिए, अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि आखिर क्या कारण था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस कोरोना काल में जो है बनाने का जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कार्य कर टेंडर निकाली। तो मैं इनको जानकारी देता हूं कि केवल और केवल 800 करोड़ रुपए का एक जो है टेंडर और मात्र 300 करोड़ रुपए का एक टेंडर निकाला गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। वो भी यही कारण है कि नई संसद बनने जा रही है, ना कि सेंट्रल विस्टा पूरा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और इनको मैं जानकारी दे दूं शकील अंसारी जी को कि कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चोर नहीं है। जिस प्रकार से तो किराए की बिल्डिंगें ले लेकर वहां पर भारत के खजाने से 1,000 करोड़ रुपया साल का जो किराया दिलवाते हैं सरकारी अपने मंत्रालयों के लिए, ये बहुत दुख की बात है। उसको जो है उस वेस्टेज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ठीक कर देता है। अभी इन्होंने प्रश्न उठाया कि 1 घंटे में जो है वो चर्चा हो जाती है और आगे बढ़ जाता है, जैसे किसान बिल की बात की। तो मैं इनको बता दूं, किसान बिल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिभाषण दिया, जो कृषि मंत्री थे उन्होंने भी बात अपनी पटल पे रखी थी और विपक्ष को पूरा समय दिया गया था जो कि अपनी बात रखने नहीं, अगर सर मेरा तो सीधा सा सवाल ये है, नहीं ऐसे नहीं होगा ना सर। मैं कृषि कानून की बात ही नहीं कर रही हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि अगर इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा सर, सूर्य जी अगर इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर चर्चा करने के लिए एक अच्छा समय दिया जाएगा, इस बात को आप सुनिश्चित करिए ना। नेहा जी, कृषि कानून में भी तो पूरा समय दिया गया था। इनसे पूछा गया था बताइए ना 3 साल कानून कौन से हैं, वहां पर कौन कौन सा इन कानूनों में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। संसद में इन्होंने कोई प्रश्न नहीं रखा, इन्होंने तो अमेंडमेंट भी पेश नहीं किया। इस प्रकार से ये झूठी बातें यहाँ बैठकर मीडिया में फैलाने का प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस का है ये ऐतिहासिक है, ये अफवाहवादी है। आप देख लीजिए, हर जो विषय होता है 3 तलाक हो जाए, चाहे अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आने जा रहा था, उससे बिल पे प्राइवेट नंबर बिल पे चर्चा होनी थी, इन्होंने संसद को जाम कर रखा है। सर शकील जी फिर क्यों आप लोगों में डर है सर? ठीक है सूर्य जी, ठीक है सूर्य जी। 1 मिनट जी, जल्दी से बात रखिए, जल्दी से। ये भारतीय जासूसी पार्टी के जो ये प्रवक्ता हैं, इनको अपनी ही पार्टी के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। इनको ये पता नहीं है, टीवी भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आई डोंट नो। हम तो अभी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, बाहर से ही टीवी देख के हम देख रहे हैं कि जब कृषि तीनों बिल लाई गई थी, पार्लियामेंट का सेशन होने वाला था, उससे पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस कर दिया। अब ऑर्डिनेंस कर दिया तो बिल लाना था। इनको पता है कि राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, जबरदस्ती काउंटिंग किए बिना इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। लोकसभा में ओवर मेजोरिटी है, उन्होंने कोई डिबेट नहीं किया। डिबेट ठीक है का 2 घंटे का समय रखा था, कितने वीडियो केवल 2 घंटे का समय रखा गया था पार्लियामेंट में और उसमें बिल इनको पास कर दिया। जनहित विरोधी है। हम बोल लेंगे तो ठीक है, ऐसे नहीं, चलिए आपको तो बोल लेंगे। पीएम त्रिपाठी जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। सूर्य जी जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये नेहा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी विषय पर चर्चा, और जिस प्रकार से 3 तलाक हो जाए, जिस प्रकार से आपका 370 का विषय था, 35A का विषय था, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादाओं का निर्वाह। ठीक है, अब देखिएगा किस प्रकार से कृषि कानून, जो मेरे मित्र अंसारी साहब बोल रहे थे कि कृषि कानून के ऊपर ऑर्डिनेंस, कृषि कानून की बात मत करिए, अब मुझसे बात करिए आप कि अगर ये प्रस्ताव आता है, तो उसमें क्या कुछ होगा, क्या किस आधार पर, क्या आपको लगता है? मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ सर, क्या आपको लगता है किस आधार पर सीटें बढ़नी चाहिए, क्या आधार होगा?
जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ने की बहुत बड़ा तथ्य मैं आपको दे रहा हूँ। आप देखिएगा इस समय में 1977 के बाद से अब तक कोई भी अमेंडमेंट नहीं। आप देखिए दक्षिण के राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ इस समय में है। आप देखिएगा 21% जनसंख्या वहां पर निवास करती है भारत की, और वहां पर 129 सीटें हैं केवल 129, 21% के ऊपर 129 सीटें दे रहे हैं। जबकि यूपी और बिहार की अगर आप बात करें तो वहां पर पूरे देश की जनसंख्या का 25वां हिस्सा रहता है, मतलब 1/4 रहता है, 25% आबादी है, और वहां पर केवल 120 सीटें हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा अनुपात जो है जनसंख्या का, जिस कारण से हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोगों के लिए ही तो संघर्ष करते हैं। जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहां बैठती है, देश के लिए नीति निर्धारण करती है। जब समाज के सभी वर्ग और पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र के सही मूल्यों का निर्वहन नहीं होगा। ठीक है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि यदि बिल आएगा तो उस पर पूरी चर्चा होगी, पूर्ण विवेचना के बाद सभी को साथ। उम्मीद क्या जताएं सर, इसी सत्र में आ जाएगा क्या? उम्मीद ही जताएं। देखिए ये मैं नहीं कह सकता, और ना ही मैं इसकी जानकारी नहीं है कि ये बिल आएगा कि नहीं आएगा या इस पर कोई कार्य चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष तिवारी जी ने बोला, मुझे नहीं पता उनके पास सोच क्या है। प्रणब मुखर्जी जी ने 2019 में बोला था कि देश के अंदर जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए 55% जनसंख्या। ठीक है, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सर क्या आधार होना चाहिए अगर ये प्रस्ताव आता है तो इसका आधार क्या होना चाहिए? क्या वाकई आपको लगता है कि जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए? क्या आधार होना चाहिए इसका? नहीं, हमारे यहाँ जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर काम करती है। इसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या का आधार बना करके प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट और प्रति 20 लाख की जनसंख्या पर एक राज्यसभा सीट होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है। तो अगर ये सरकार ऐसा प्रस्ताव लाती है तो उसका सभी विपक्षी दलों को स्वागत करना चाहिए, और स्वागत ही नहीं करना चाहिए बल्कि उस पर व्यापक विचार विमर्श राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर होना चाहिए। उसके बाद उसमें विधानसभाओं से प्रस्ताव मांगने चाहिए और फिर संसद में ये प्रस्ताव रखना चाहिए, जिसके लिए संविधान में संशोधन भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना संविधान में संशोधन किए और बिना व्यापक विचार विमर्श के अगर ये किया जाता है तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि इसी प्रक्रिया को अपनाकर लोकतांत्रिक ढंग से ये सीटों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब तक नहीं पर यही विलंब हुआ है। ठीक है शकील जी, अगर इस प्रस्ताव को लाया जाता है और सांसदों की संख्या बढ़ाई जाती है, किस तरह के फायदे की आप उम्मीद करते हैं? क्या फायदा होगा? देखिए, फायदे और की बात तो अभी आपको आई। डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनता का होना चाहिए। ये लार्जर जो जनता के हित में उनकी आवाज, जब एक पार्लियामेंट का मेंबर बहुत बड़े एरिया का होगा तो वहां तक जनता का कांटेक्ट जो है सीधा नहीं हो पाता है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन और उसकी देख रेख में भी दिक्कत होती है। तो ये होना तो चाहिए, डेमोक्रेटिक है और कांग्रेस पार्टी के पक्षधर है कि होगा और होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अब उसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा इनको, संविधान के संशोधन करके। और आप लोगों ने लोकतांत्रिक मर्यादा, ये भाई ये बोलते हैं बार बार, आप इन्हीं से सुन लीजिए। हम कुछ बीमार आदमी हैं, ये बीमारी है इनकी, वो बचने की बीमारी है इनको। नहीं, ये बीमार है, अब हम तो बोलेंगे नहीं। बहुत निंदनीय है शकील भाई। लोकतंत्र के अंदर सबको सम्मान देना चाहिए, अच्छा काम करने वाली सरकार का भी एप्रिसिएशन होना चाहिए, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार। ठीक है, हम ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए सूर्य जी, ऐसे नहीं करिए सूर्य जी, ऐसे मत करिए प्लीज। देखिए अपनी बारी पर ही आप बोलिए, इस तरह से मत करिए। अगर इस तरह से करेंगे तो सर आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूर्य जी, सूर्य जी 1977 के बाद से आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से मत करिए। आप देखिए ना, बोलने के लिए कुछ नहीं है ना उनके पास में। मैंने उनसे सीधा क्वेश्चन पूछा, सर अगर आपको भी कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज करिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का। नहीं, इस तरह से मत करिए। पीएम त्रिपाठी जी, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर अगर ये कहते हैं कि सांसदों की संख्या को बढ़ाया जाए तो इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा, जो कि वाकई आपको लगता है कि सही होगा?
ठीक है, सूर्य जी आप ही मुझे जवाब दीजिए कि कैसे इसे देखा जाए, क्योंकि दक्षिणी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा। देखिए नेहा जी, किसी का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। बात यहाँ पर दक्षिण की नहीं है, पश्चिम की नहीं है, पूरब की नहीं है, उत्तर की नहीं है, बात है भारत देश की। और इस समय में भारत देश को यह आवश्यकता है कि सभी जो देश के निवासी और उनका पूर्ण हो, प्रति 10 लाख के ऊपर एक लोकसभा हो और प्रति 20 लाख के ऊपर एक राज्यसभा हो, क्योंकि लोकतंत्र में भी इस विषय के ऊपर जो है नियम है। तो कांग्रेस की सरकार ने 1977 के बाद से अब तक कोई भी अभिनय नहीं किया। देश की जनसंख्या दुगनी से ज्यादा हो गई। देश के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने सांसद के पास में देश के नागरिक को कितनी परेशानी होती है आपके जानते। आप जिस भी सांसद के यहाँ चले जाएंगे वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती है, उनके क्षेत्र बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनके पास रीच ही नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर सभी दलों को साथ आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को साथ आना चाहिए, लेकिन सर चर्चा भी होनी चाहिए। और सवाल ये भी है कि क्या सूर्य जी महिलाओं के, सुन लीजिए सर, मेरा तो सवाल सुन लीजिए सर, बाकियों को तो आप सुनते नहीं है, सबको आपने भगा दिया, अब मेरा तो सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि कैसी बातें आप कर रही हैं? ठीक है, महिलाओं के 1/3 आरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा क्या प्रस्ताव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव महिला शक्ति के नेतृत्व की बात करती है। हम लोग नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए सदैव विकासरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही महिला जो है बिल आया था आरक्षण का, लेकिन कांग्रेस ने तो समर्थन नहीं किया, जबकि सोनिया गांधी जी उस समय में भी वहां की सम्मानित नेता थी तब भी। तो ये बहुत बड़ा विषय है जो विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव देश की सभी महिलाओं को, महिला शक्ति को पूर्ण जो है बराबरी का अधिकार देने की बात करती है और उसमें प्रयास बिल्कुल, और देना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।